मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ। मैं आसाम की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैंने हाल ही में ही अपनी एमएससी पूरी कर ली है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। मैं 5 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं और मेरा बीएफ पहले बहुत फ़ोन पे बात करते थे। फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया था। फिर पीजी में रहने चली गई थी मैं। हमारा घर यूनिवर्सिटी से 5 से 6 किलोमीटर दूर था। पहले तो कुछ दिन अच्छे से पीजी में रहने के बाद मेरे रूममेट ने रूम छोड़ दिया। फिर मैं अकेले ही रहने लगी। मैं जब अकेले रहती थी, पढ़ाई के बाद हमेशा घर वालों से और बीएफ से वीडियो कॉल में बातें करती थी। मेरे साथ पीजी में और भी 12 लड़कियां रहती थी। फिर एक दिन लिम्पी नाम की एक लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वो रो रही थी, पर उसे हुआ क्या था वो खुद नहीं बोल पा रही थी। फिर उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा रूममेट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे भी तरस आ गया। मैंने बोला ठीक है, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। फिर एक हफ्ते बाद उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो मुझे बोली कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे कंट्रोल करता है। उसकी यह बात मुझे अजीब लगी। कुछ दिन बाद नवंबर के महीने में पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों का बेड पूरा गर्म हो गया और हम पसीने से तरबतर हो गए। अगले दिन ऐसा लगा कि कोई हमारा बेड हिला रहा हो। बहुत कुछ हो रहा था रूम में। लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी। फिर मैंने देखा लिम्पी ऐसी ही कभी रोती तो कभी हंसने लग जाती थी। यह सब देख के मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। मैंने सारी बातें अपने बीएफ से कहा। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। स्टडी लीव मिला था तो मैं अपने घर चली आई थी। घर में सब नॉर्मल था। फिर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही मैं फिर से पीजी चली गई। उस दिन मैं रूम में अकेली थी। पढ़ाई के बाद मैंने हमेशा की तरह बीएफ से बात की और फिर मैं सो गई। मेरी आंख थोड़ी लगी ही थी क्या, मैंने देखा कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही और साथ ही मैं आवाज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि एक ब्लू कलर का हट्टा कट्टा एक साया खिड़की से मेरे रूम में आया और मेरे पीठ पे हाथ रखा और गाली दे रहा था, कुछ अजीब ही लैंग्वेज में। वह मुझे पीठ की तरफ से बहुत ही जोर से दबा रहा था। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने हरे कृष्णा हरे रामा के नाम को लगातार लेते रही। फिर देखा कि सब नॉर्मल हो गया। उस दिन का हादसा मैं आज तक नहीं भूल पाई। फिर मैं बीएफ को कॉल की और रोती रही। वो भी मेरे साथ जागता रहा सारी रात। मैं बस सोचती रही कि कब सुबह होगी और मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन मेरी रूममेट भी आ गई थी। फिर मैंने उसको सब बताया। वो भी परेशान थी और मैं भी परेशान थी। घर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि एग्ज़ाम है। फिर अगले दिन मैं जल्दी सो गई। वो लिम्पी पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वह मुझे बुला रही है। मैंने नींद से उठ के पूछा, अभी क्यों बुला रही है? फिर मैंने जो देखा, ओएमजी, देखा कि उसकी आंखें ही नहीं है, पूरी आग निकल रही थी, लाल कलर की। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत देखा। फिर जब आंख मूंछ कर देखा, मुझे सेम चीज़ फिर से दिखाई दी। ऐसा लगा वो मुझ पर अटैक करने वाली थी। मेरी तो जान ही निकल गई। वो साया भी उस पे हावी हो गया था। फिर मैं उस दिन भी सो नहीं पाई। मुझे पूरा बुखार हो गया था। सुबह एग्ज़ाम देने गई फीवर लेके, कुछ भी नहीं लिख पाई। फिर बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं रुकी। मैं सारी बुक्स भर के घर में आ गई। मम्मी को सब कुछ बोला। जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो कोई भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया। सब हंसने लगे मुझ पे। पापा भाई सब बोले ये मेरा वहम है, पर मुझे पता था कि यह सच है। मेरे घर और यूनिवर्सिटी के बीच का डिस्टेंस 2 घंटे का है। फिर अगले दिन मैं एग्ज़ाम देने के लिए फिर से पीजी में गई, पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। लिम्पी अचानक से रोने लगती थी। यह सब देखकर मैं भी रोने लगती थी। फिर से मैं घर आ गई। फिर मुझे एक मुस्लिम अंकल ने देख के बोला कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी साया है।
फिर मुझे बहुत डर लगा तो मेरी माँ मुझे एक दादाजी के पास लेके गई। उन्होंने एक ताबीज़ दिया, फिर थोड़ा सुधार आया। एग्ज़ाम के बाद 1 महीने की छुट्टी थी, मैं घर में ही थी। फिर जब पीजी गई, फिर देखा कि वो लड़की पीजी छोड़ दी है। फिर मैंने उसी रूम में 2 साल रहकर पढ़ाई कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद से मैं आज तक अकेले नहीं सो पाती। ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। तो दोस्तों, यह थी प्रियंका जी की कहानी। आसपास के सारे इलाकों में तिलिस्माती शहर का खौफ फैला हुआ था। लोग वहां जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात में भूत घूमते हैं और बसते भी हैं। किसी जमाने में वहां एक लोगों के ट्रैवल की जगह हुआ करती थी। दूर दूर से लोग आते थे और वहां के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेते थे। लेकिन अचानक से फिर वहां लोगों की मौत होने लगी। पहले सबने इसे इत्तेफाक समझा, फिर कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मगर वह बच निकले, मगर भूत भूत कहते। उसके बाद उनकी दिमागी संतुलन खराब हो गई। किसी को नहीं पता कि असल में वहां लोगों को क्या दिखाई देता है, कौन है जो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ऐसे कुछ अफवाहें सुनी फराहिम और उसके दोस्तों ने। ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ था और छुट्टियां थी अभी। आगे का प्लान थोड़ा दूर था, इसलिए वह लोग घूमने का प्लान बना रहे थे। गूगल पर जगह सर्च करते हुए उन्हें तिलिस्माती शहर के बारे में जानने का मौका मिला। बस उनका तो सारा का सारा फोकस अब उसी पर था। पहले उसे 16गढ़ कहते थे, अब उसका नाम बदल गया था। मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाने वाली, नीलिमा ने साफ इनकार किया। सारे दोस्तों ने उसका खूब मजाक बनाया। उसे ऐसी जगहों से डर लगता है, मगर उन लोगों ने उसे भी खींच लिया था। वह एक बड़ी सी इमारत वाला होटल था जिसके आसपास हरियाली थी। यह एक इमारत तिलिस्माती शहर है? रोनित ने हैरानी से कहा। मुझे तो लगा था कि कम से कम एक बड़ा एरिया तो होगा। अफराहिम ने भी मजाक उड़ाया, जबकि नीलिमा को तो उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां देखकर ही दहशत हो रही थी। बहरहाल वह लोग अंदर आ गए। रात को सोते हुए अचानक नीलिमा को लगा किसी ने गेट खटखटाया है। वह उठ बैठी। उसने देखा जूबी और रिया उसके बराबर में बेखबर सो रही थी। नीलिमा वापस सोने की कोशिश करने लगी। उसे अपना वहम लगा था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। नीलिमा की नींद खराब हो गई थी। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर गहरी ठंड थी, सांस भी जैसे जम गई। नीलू, किसी ने उसे आवाज दी। नीलिमा ने कमरे से बाहर झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था। तभी कोई कॉरिडोर के झरोखे से कोई जैसे नीचे कूदा। नीलिमा का दिल जोर से धड़क गया। किसी की तेज चीख सुनाई दी थी। वह जल्दी से बाहर भागी और झरोखे से नीचे झांका। नीलिमा को अगले ही लम्हे लगा कि किसी ने उसे गर्म रेत में दबा दिया था। वह जो भी चीज थी झरोखे पर लटकी हुई थी और मुंह उठाए उसे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद थी और चेहरा खून में सना हुआ था। नीलिमा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। वह चिल्लाती हुई वापस भागी, लेकिन वह उसके सामने खड़ी थी। अफराहिम ने नीलिमा की चीख सुनी थी। वह झटके से उठ बैठा। बाहर हवा बहुत तेज थी। खिड़की धड़ धड़ बज रही थी। सिगरेट पीते हुए आखिर में रोनित खिड़की खुली छोड़कर शायद सो गया होगा। वह खिड़की बंद करने उठा। उसे लगा उसने कोई ख्वाब देखा है। नीलिमा की आवाज को उसने जैसे भुला दिया। यह खिड़की बंद करने आया तो बुरी तरह चौंका। नीचे इमारत के दरवाजे के पास लिखा हुआ था, तिलिस्माती शहर। आते हुए तो उसने इस पर शायद ध्यान ही नहीं दिया था। अभी तो तिलिस्माती जैसा कुछ नहीं हुआ था। शैतान, भूत, जादू, परी, तिलिस्म से जुड़ी कोई भी शेष अभी तक सामने नहीं आई थी। वह गहरी सांस लेकर बाहर से नजर हटाते हुए खिड़की बंद करने लगा। तभी उसने देखा एक आदमी दरवाजे के बाहर घूम रहा था। यह कौन है? फराहिम ने सोचा और कमरे से बाहर निकल आया। अभी मौसम बहुत नॉर्मल था। अचानक से ठंडक सा एहसास बढ़ गया। वह इमारत के गेट की तरफ आया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि दरवाजा बहुत दूर नजर आ रहा था। फराहिम एक लम्हे के लिए रुका। वह कदम आगे बढ़ाते हुए आगे आया। दरवाजा और दूर हो गया। फराहिम कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह जैसे ही रुकता दरवाजा भी रुक जाता
और वह बढ़ता तो दरवाजा भी दूर जाने लगता। अब वह घबरा गया था। कुछ ही देर में एक तरफ से ट्रेन आती दिखाई देने लगी। दरवाजा पूरी तरह गायब हो गया। अब एक शहर वहां खुलने लगा। आसमान पर बार बार एरोप्लेन उड़कर जाने लगे। बसें आती जाती दिखाई दे रही थी। सड़कें बिछती जा रही थी। अब उसे समझ आया कि इसलिए उसे तिलिस्माती शहर कहते हैं। उसका सारा बदन पसीनों से भर गया था। तभी भागती हुई नीलिमा आई, जैसे उसके पीछे कोई लगा हुआ हो। वह सीधी आकर उससे टकराई। वह बौखलाई हुई थी। क्या हुआ? उसने नीलिमा को जोर से पकड़ा। वह पागलों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बाकी कमरों में से रोनित, रिया और जूबी भी भाग आए थे। उन कमरों में कब्रें निकल आई थी, उन लोगों की जो इस शहर में पहले मरे थे। वह लोग बुरी तरह फंस गए थे। मजाक मजाक में खुद ही आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अब वह इधर उधर भाग रहे थे खुद को बचाने के लिए, मगर सारे रास्ते दूर हो चुके थे। वह इमारत अब शहर बन चुकी थी, जिसमें सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका था, जिसकी वजह थी दूसरे शहर से होने वाला झगड़ा। उन लोगों ने बजाय हथियारों से लड़ने के जादू टोने का इस्तेमाल किया, जिससे सारा शहर सूखते सूखते खत्म हो गया। वहां की खुशहाली बर्बादी में बदल गई। लेकिन कहते हैं हर चीज का तोड़ है इंसान के हाथ में। इधर आओ, इधर आओ। कोई आदमी एक तरफ खड़ा चिल्ला रहा था। फराहिम के पीछे पीछे सब भाग रहे थे। वह वही आदमी था जिसे देखकर फराहिम नीचे आया था। उसने जमीन में ढक्कन सा खोला हुआ था। इसके अंदर कूद जाओ। वह सब एक साथ रुक गए थे। उसकी बात वह क्यों माने? रुको मत, तुमसे पहले वाले लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वह बच नहीं पाए। तुम ऐसा मत करो, भाग जाओ। फराहिम फौरन नीचे कूद गया। उन लोगों ने देखा वह शैतानी चुड़ैल अब भी उनके पीछे आ रही थी। वह भी बारी बारी नीचे कूद गए। नीचे वह अजीब ठंड नहीं थी। वह आगे बढ़े और देखा वहां एक बड़ा सा तिलिस्मी अंडा रखा हुआ था, जो कांच का था। उसके अंदर वह पूरा का पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर पूरा का पूरा लाल धागा लिपटा हुआ था। फराहिम को जैसे समझ आ गया। उसने उस अंडे को जोर से जमीन पर दे मारा, जो गिरकर चकनाचूर हो गया। एक आग सी वहां फैलने लगी। ऊपर शहर भस्म होने लगा। वह लोग उस सुरंग से भागते भागते किसी दूसरी जगह रोड पर बाहर निकले। वहां से वह घर पहुंचे। यह एक डरावना सपना जैसा था, जिसे जिंदगी में याद करके भी वह सिहर जाते थे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही वहां फिर से आबादी होने शुरू हो गई। जिस अंडे में दूसरे शहर के लोगों में इस शहर को बंद किया हुआ था, वह टूट चुका था। लेकिन हाँ, लोग अब भी जानने में डरते थे। फराहिम ने उस शहर के होम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। वह भी उस शहर के सूखा पड़ने की वजह से वहां मरे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। हाँ, मगर उनकी फोटो देखकर उसे एहसास हुआ कि मरकर भी उस जगह फंसने वालों की मदद कर रहे थे। वह वही आदमी थे जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। वह जीते जी किसी को बचा नहीं सके, मगर मरने के बाद फरहाम और उसके दोस्तों की जान पर एहसान कर दिया था। 19 जनवरी का दिन। आज भव्य और परी की शादी है। सब बड़े धूमधाम से लगे हुए हैं शादी की तैयारी में। बारात रवानगी पर है। नाचते गाते हुए बारात कुछ ही देर में परी के घर तक पहुंच जाती है। बारात का अच्छा स्वागत देख भव्य के माता पिता बड़े खुश होते हैं। उन्हें यकीन तो नहीं होता कि उनका इतना अच्छे से स्वागत होगा। परी के दादाजी ने अकेले सब कैसे किया होगा। परी के परिवार में परी व उसके दादाजी बस यही तो है। परी के माता पिता का देहांत तो काफी समय पहले ही हो जाता है। सब दंग रह जाते हैं शादी की व्यवस्था देखकर। खुशी खुशी शादी की सारी रस्म होती है। परी की विदाई का समय आता है। विदाई की रस्म चल रही होती है कि तभी दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। जल्दबाजी में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और रास्ते में ही दादाजी अपने प्राण त्याग देते हैं। खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। परी की तो सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। अंतिम संस्कार कर सब घर पहुंचते हैं। परी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार परी बेहोश होने लगती है। भव्य अपने डॉक्टर मित्र से
परी के लिए दवा लिखवाकर उसे सुला देता है। ये क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई, भगवान हमसे नाराज तो नहीं हो गए। यह कहते हुए भव्य की माँ अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। अचानक ही भव्य की माँ को कुछ याद आता है और वो चौंक कर उठती हैं। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई। भव्य व उसके पिता कहते हैं कि क्या हुआ, क्या भूल गई। भव्य की माँ बताती हैं कि हमें हमारे गांव के मंदिर जाना था शादी से पहले, वहां नहीं गए हम। अब भव्य और परी को आज रात ही निकलना होगा, वरना बड़ा अपशगुन होगा। भव्य कहता है कि नहीं माँ, परी की तो तबीयत ही सही नहीं है, हम कुछ दिन बाद ही चले जाएंगे। भव्य की माँ चिल्लाती हैं और कहती हैं कि नहीं, मैंने कहा ना कि तुमको आज ही जाना होगा, तुम नहीं जानते हो कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। भव्य कहता है कि माँ, आप कौन से मंदिर को जाने को कह रही हैं। भव्य के पिता उसे हवेली वाले मंदिर के बारे में बताते हैं। अच्छा, वह मंदिर, वहां तो कभी नहीं गया मैं माँ, आपने तो सख्त मना कर दिया था कि कभी नहीं जाना वहां, तो अब क्यों। हाँ किया था, पर वहां सिर्फ एक बार ही जाना होता है शादी से पहले। ऐसा क्यों माँ। भव्य जिद करने लगता है, उसे सब जानना है। भव्य के पिता उसे समझाते हैं, यह सब बाद में, पहले तुम परी को लेकर गांव जाओ। भव्य नहीं मानता और साफ मना कर देता है कि मुझे सब सच जानना है। तभी डोरबेल बजती है। भव्य के पिता दरवाजा खोलते हैं तो सामने पुलिस खड़ी होती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब पुलिस को देखकर परेशान हो जाते हैं। भव्य उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उनके पिताजी को उनके व्यापार में उनके साथी द्वारा धोखे के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। यह क्या कह रहे हैं आप सर। भव्य कहता है। उसके पिता भी कहते हैं कि यह सब गलत है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। फिर भी पुलिस भव्य के पिता को पकड़ कर ले जाती है। भव्य की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परी इतना शोर सुनकर उड़ जाती है और बाहर आकर भव्य से पूछती है कि क्या हुआ है। भव्य परी को सब बताता है। अब बस भव्य की माँ अपने आंसू पोंछ कर कहती है, भव्य तुम परी को लेकर अभी के अभी गांव जाओ। भव्य कहता है कि आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले पिताजी को जेल से छुड़वाने की कोशिश करता हूँ। भव्य की माँ कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पर माँ, आप यह सब कैसे करोगी, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ, तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ सुनो, रुको तो। अंदर जाती हुई अपनी माँ को भव्य कहता है। माँ फोन पर किसी से बात करती हैं, फिर फोन रखती हैं। भव्य की माँ अपने घर के मंदिर से एक छोटा सा बक्सा लाती हैं और कहती हैं कि इसे रखो तुम। परी को भी तैयार होने को कहती हैं और सख्त हिदायत देती हैं कि उसे सुहागन बनकर ही जाना है। परी और भव्य को कुछ समझ नहीं आता है। माँ बड़बड़ाते हुए सारे इंतजाम करने लगती हैं। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैं कैसे भूल गई इस घर की प्रथा को। भव्य ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। भव्य की माँ उसे समझाती हैं कि यह बक्सा तुमको संभाल कर रखना है, कुछ भी हो जाए उसे खोलना मत, यह तुम्हारा रक्षा कवच है। भव्य की माँ कहती हैं कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उससे कुछ न कुछ जरूर लेना, चाहे एक दिन का ही क्यों ना मिले, कुछ भी हो तुम्हें लेना जरूर है, खाली नहीं जाने देना है। उसके बाद तुम उसे कुछ भी दे देना अगर सामने वाला तुमसे कुछ भी मांगे। माँ भव्य और परी को रवाना होने को कहती है। भव्य और परी अपनी कार में रवाना हो जाते हैं, अपने साथ दुविधाओं का पुलिंदा लेकर। भव्य और परी को अभी कुछ ही समय होता है रवाना हुए कि तभी उन्हें सामने से एक कबाड़ी वाला नजर आता है। भव्य उसे नजरअंदाज करके निकलना चाहता है, पर परी उसे टोकती है। माँ की कही बात याद दिलाती है कि कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ लेकर ही आगे बढ़ना है। भव्य गाड़ी रोकता है और संकोच के साथ कबाड़ी वाले की तरफ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह उससे क्या मांगे और कैसे। तभी भव्य अचानक बोल उठता है कि भैया गर्मी बहुत है, एक पुराना अखबार मिलेगा, हवा खाने के लिए चाहिए। कबाड़ी वाला हैरान होकर भव्य को देखता है, कहता है कि
आपकी तबीयत तो ठीक है भाई साहब? जनवरी के मौसम में गर्मी? भव्य को लगता है कि कहीं यह मना न कर दे। वह फिर से आग्रह करता है। कबाड़ी वाला तुरंत भव्य को 2-3 पुराने अखबार दे देता है। भव्य खुश हो जाता है और अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर कबाड़ी वाले के हाथ में थमा देता है। कबाड़ी वाला बड़ा खुश होता है। भव्य जाने लगता है तो कबाड़ी वाला उसे रोक कर कहता है कि भाई साहब, 2-3 पुराने अखबार के इतने रुपए? आप यह कुछ सामान और ले लीजिए। भव्य कुछ नहीं बोल पाता, मना भी कैसे करे। माँ ने कहा था सामने वाला जो दे वह ले लेना है। भव्य चुपचाप सामान लेकर गाड़ी में रखता है और रवाना हो जाता है। गाड़ी चलाने पर अखबार सारे बिखर जाते हैं। परी उन्हें समेटने की कोशिश करती है। अखबार समेटते हुए परी की नजर एक खबर पर जाती है। वह खबर पढ़ती है और चिल्लाती है, रुको भव्य, तुरंत गाड़ी रोको। भव्य चौंक जाता है और जोर से गाड़ी की ब्रेक लगाता है। क्या हुआ परी? तुमने गाड़ी को रोकने के लिए क्यों कहा? परी कहती है कि यह देखो अखबार में क्या लिखा है। भव्य कहता है कि क्या लिखा है बताओ। परी कहती है कि यह 15 दिन पुराना अखबार है। इसमें लिखा है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। कई लोग जो इस रास्ते पर निकलते थे उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। कुछ लोग जो कुछ दूरी पर गए वह वहां से उल्टे पैर लौट गए। उन्होंने बताया कि वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी और एक अलग ही तरह की गंध आ रही थी। कुछ लोगों के साथ छोटे बच्चे थे, वह तो बेहोश ही हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि एक पल को तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। बहुत कुछ लिखा है आगे भी, यह देखो। परी ने भव्य को अखबार थमाते हुए कहा। भव्य अखबार देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये कौन सा अखबार है? मैंने तो कभी नहीं सुना इसका नाम। लगता है अखबार में जो भी लिखा है वह अखबार की प्रसिद्धि के लिए लिखा गया है। ऐसे तो कोई अखबार खरीदेगा नहीं, तो यह सब छाप दिया है। तुम भी ना परी कुछ भी पढ़कर परेशान हो जाती हो। यह सब बेकार है। परी कहती है कि भव्य, आप कैसे कह सकते हो कि यह सब गलत है? इतनी बड़ी खबर कोई ऐसे ही नहीं छाप सकता है। उनके पास सबूत होता है। बस करो परी, वैसे ही बड़ी देर हो गई है। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, यहां से ही हम समय पर पहुंचेंगे। तभी भव्य का फोन बजता है। भव्य की माँ का फोन होता है। भव्य, कहाँ तक पहुंचे बेटा? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। परी भव्य से फोन लेती है और अखबार से जुड़ी सारी बातें माँ से कहती है। माँ देखो, भव्य नहीं मान रहे हैं। और परी रोने लगती है। माँ परी को शांत होने का कहती हैं और कहती हैं कि कौन सा अखबार है बेटा, अच्छे से पढ़कर सुनाओ। परी अखबार को उठाती है माँ को खबर सुनाने के लिए। अखबार को पूरा देख लेती है पर वह खबर अखबार से गायब होती है। अखबार भी अब दूसरा होता है। भव्य और परी अचंभित होते हैं। वह पूरी गाड़ी देख लेते हैं, उन्हें वह अखबार नहीं मिलता है। परी तुरंत माँ को बताना चाहती है पर यह क्या, फोन बंद हो जाता है। हेलो हेलो माँ, भव्य आपका फोन बंद हो गया है। मैं अपने फोन से माँ को फोन लगाती हूँ। भव्य और परी दोनों को विश्वास ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। परी माँ को फोन लगाती है। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है। हेलो हेलो माँ, फोन बीच में ही कट गया था। माँ, मैं जो आपको बता रही थी ना अखबार के बारे में। माँ बीच में ही बोलती हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम दोनों कहाँ तक पहुंचे हो? और बेटा कौन सा अखबार, कब बात हुई हमारी? मैं तो कब से फोन लगा रही हूँ, नहीं लग रहा था। परी चिल्लाती है, क्या आपने फोन नहीं किया? भव्य हैरान परेशान होकर परी को देखता है और परी सुन हो जाती है। भव्य परी के हाथ से फोन लेता है। हेलो माँ, हेलो हेलो माँ, पर तब तक फोन कट जाता है। भव्य कई बार कोशिश करता है पर फोन नहीं लगता है। अब भव्य परी से पूछता है कि माँ ने क्या कहा? परी बताती है कि माँ ने कहा कि वह कब से फोन लगा रही थी पर फोन लगा ही नहीं था। उनकी बात हुई ही नहीं थी हमसे। ऐसा कैसे हो सकता है परी? माँ का फोन तो आया था। परी कहती है कि जल्दी करो भव्य, यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भव्य तुरंत गाड़ी चलाता है, गाड़ी को मोड़ता है पर गाड़ी मुड़ने की जगह सीधे ही चलने लगती है। भव्य बड़ी कोशिश करता है
पर गाड़ी अब बेकाबू हो जाती है। इसी कोशिश में परी का हाथ उस बक्से पर जाता है जिसे माँ ने भव्य को घर से निकलने से पहले ही दे दिया था। परी तुरंत उस बक्से को उठाती है और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। तभी गाड़ी अब रुक जाती है। भव्य तुरंत गाड़ी मोड़ लेता है। भव्य और परी अब गहरी सांस लेते हैं कि अब सब ठीक होगा। रात का वक्त हो जाता है। अभी भी गांव पहुंचने के लिए भव्य और परी को लंबा सफर तय करना था। दोनों को भूख लगने लगती है। भव्य कहता है कि कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। परी खाने का टिफिन निकालती है और खोलती है। परी जैसे ही खाने का टिफिन खोलती है उसके मुंह से चीख निकलती है। क्या हुआ परी, सब ठीक है ना, क्या हुआ? भव्य परी से पूछता है। परी कहती है कि भव्य देखो, इस खाने में कितने कीड़े हैं, कितनी चींटियां हैं। डरी हुई परी फिर से चिल्लाती है। कीड़े परी के ऊपर चढ़ जाते हैं। परी उन्हें हटाने की कोशिश करती है। भव्य कहता है कि तुरंत खाना बाहर गिरा दो। परी खाने को गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देती है। भव्य अभी भी गाड़ी चला रहा होता है। सुनसान सड़क पर और कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। भव्य अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेता है। अब तो भव्य को भी यकीन होने लगता है कि उनसे जरूर कोई बड़ी भूल हुई है। यह सब क्या सिलसिला शुरू हुआ है जो थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही देर में गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण गाड़ी अचानक ही रुकती है तो दोनों को बड़ा जोर का झटका लगता है। दोनों अपने आप को संभालते हैं। झटके से गाड़ी में पीछे रखा सामान थैले से बाहर निकल जाता है जो कबाड़ी वाले ने दिया था। भव्य गाड़ी से उतरता है और देखता है कि गाड़ी को क्या हुआ है। परी भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती है और भव्य से पूछती है कि क्या हुआ है। भव्य कहता है कि लगता है कि गाड़ी के 2 टायर बदलने पड़ेंगे, पर टायर तो एक ही है, अब क्या करें? इतनी रात को गाड़ी के लिए टायर कहां से लाएं? परी और भव्य दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी परी की नजर गाड़ी में रखे सामान पर जाती है। भव्य यह देखो, गाड़ी में रखा सामान यह वही है ना जो उस कबाड़ी वाले भैया ने दिया था? भव्य गाड़ी में देखता है। हाँ, ये सामान तो उस कबाड़ी वाले भैया ने ही दिया था। भव्य गाड़ी के पीछे का गेट खोलकर सामान को देखता है। भव्य की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हे भगवान, गाड़ी का टायर! परी देखो, और भी सामान है। भव्य बड़ा खुश होता है। भव्य कहता है कि परी, वह कबाड़ी वाले भैया तो हमारे लिए भगवान का भेजा दूत ही था। परी कहती है कि यह सब माँ ने कहा था हमसे। तुम्हें याद है, घर से निकलने से पहले माँ ने किसी से फोन पर बात की थी। लगता है कि जैसे सब तय था। तभी तो माँ ने कहा था कि कोई भी मिले उससे कुछ मांगना है। परी कहती है कि पता नहीं आगे कौन सी और कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। भव्य कहता है कि तुम क्या कह रही हो? पहले से क्या तय था? कहीं तुम माँ पर शक तो नहीं कर रही हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? भव्य परी पर चिल्लाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब तुम नहीं समझ रही हो भव्य। मैं माँ पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ। मैं हमारे साथ होने वाली होनी और अनहोनी के बारे में कह रही हूँ। वह पहले से ही तय था भव्य। पर माँ ने जिससे भी बात की फोन पर, वह अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। हाँ परी, तुम सही कह रही हो, पर पहले मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। कुछ समय बाद भव्य और परी फिर से निकल जाते हैं गांव की ओर। अभी कुछ ही दूरी तय करते हैं कि तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक औरत और एक बच्चा आ जाता है। वह दूर से ही भव्य को हाथ से रुकने का इशारा करते हैं। भव्य और परी उन्हें अचानक देखकर चौंक जाते हैं। भव्य गाड़ी को रोकता है। वह औरत भव्य की ओर आती है, उनसे मदद मांगती है कि मुझे थोड़ी दूर पर छोड़ दीजिए। भव्य तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। भव्य उस औरत को पीछे बैठने के लिए कहता है। तभी परी को कुछ याद आता है और वह भव्य को तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहती है। भव्य, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। भव्य कहता है कि उनको बैठने तो दो। नहीं भव्य, नहीं बैठाना है उन्हें। क्यों परी, उन्हें मदद की जरूरत है। नहीं भव्य, नहीं, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ। माँ की बात याद नहीं है क्या? हमें सामने वाले से कुछ मांगना है, उसे कुछ देना नहीं है, चाहे वह मदद ही क्यों ना हो। जल्दी करो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। गाड़ी स्टार्ट करो भव्य। भव्य गाड़ी स्टार्ट करता है। वह औरत गाड़ी का दरवाजा पीटने लगती है।
तभी परी पीछे मुड़कर उस औरत और उसके बच्चे को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और परी वहीं बेहोश हो जाती है। परी क्या हुआ? उठो परी। भव्य लगातार परी को उठाने की कोशिश करता है। पानी कहाँ है? भव्य को पानी की बोतल नजर आती है। पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी निकालकर भव्य परी के मुंह पर मारता है। परी को धीरे धीरे होश आने लगता है। भव्य पीछे मुड़कर भी देखता है। अब वहां कोई नहीं होता है। परी क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? भव्य परी से पूछता है। परी घबरा कर उठती है। परी देखती है कि उसका एक हाथ उसी बक्से पर होता है जो माँ ने दिया था और बाहर कोई नहीं होता है। भव्य फिर से परी से बेहोश होने का कारण पूछता है। परी भव्य को कहती है कि जब उसने पीछे देखा था तब उसे वहां कोई नजर नहीं आया था। वह औरत कहाँ गायब हो गई एकदम से? भव्य वह औरत कहाँ गई? पता नहीं परी, मुझे भी पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। परी कहती है कि यह देखो, यह बक्सा मेरे हाथ में है। उस वक्त मेरा हाथ इस बक्से पर था जब वह औरत गाड़ी का दरवाजा पीट रही थी। यह बहुत खास है भव्य। माँ ने इसे देते हुए कहा कि यह हमारा रक्षा कवच है। माँ ने एकदम सही कहा था। भव्य हमें बार बार भ्रम हो रहा है। पहले माँ का फोन का भ्रम, फिर अखबार का भ्रम और अब यह औरत का भ्रम। इन सब भ्रम से दूर रहना है तो यह बक्सा हमें अपने पास ही रखना होगा। तुम सही कह रही हो परी, यह बक्सा तो जादुई बक्सा है। पता नहीं क्या है इसके अंदर। चलो परी, इसे खोल कर देखते हैं। ये क्या कह रहे हो भव्य? माँ ने साफ साफ कहा था कि इसे खोलना नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, माँ ने कहा था। चलो भव्य, अब हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भव्य और परी चल पड़ते हैं गांव की ओर। काफी समय हो जाता है। अब धीरे धीरे सुबह की पहली किरण भी नजर आने लगती है। भव्य और परी धीरे धीरे गांव के नजदीक पहुंचने लगते हैं। सुबह सुबह का वक्त और बाहर का नजारा बड़ा ही सुकून देने वाला होता है। इतनी हरियाली तो शहर में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। गांव का शांत वातावरण भव्य और परी को बड़ा सुहाना लगता है। दोनों एक पल में सारी थकान भूल जाते हैं। भव्य कहता है कि पिछली बार मैं जब गांव आया था तो यहाँ इतनी हरियाली नहीं थी जितनी आज लग रही है। भव्य और परी अब गांव पहुंच जाते हैं। भव्य गाड़ी को रोकता है। चाय की दुकान पर बैठा एक आदमी भव्य और परी को देखकर उनके पास आता है। वह पहले से ही उनकी राह देख रहा था। भव्य और परी के पास आकर वह कहता है, नमस्कार, मैं राजा हूँ। अच्छा, इस गांव के? भव्य मजाक में कहता है। भव्य और परी हंसने लगते हैं। राजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह भव्य से कहता है कि भव्य जी, मुझे सरपंच जी ने यहाँ आपको लाने के लिए भेजा है। भव्य कहता है कि आपको मेरा नाम पता है? राजा कहता है कि सरपंच जी के पास आपकी माँ का फोन आया था, उन्होंने ही सब बताया है। राजा भव्य और परी के साथ बातें करने लगता है। तभी पीछे से शोर की आवाज आती है। वह आवाज भव्य और परी को अपनी ओर आती हुई नजर आती है। भव्य और परी के गांव पहुंचते ही एक और मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। भव्य और परी जैसे ही मुड़ते हैं, उन्हें पूरी ताकत से कोई झपटा मारकर नीचे गिरा देता है। पीछे से अचानक ही इतनी तेज आवाज आती है, इतना शोर होता है, तब भव्य, परी और राजा तीनों ही चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी होता है। कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया अचानक से। तभी भव्य और परी को झपट कर कोई गिरा देता है। राजा तुरंत उसे पकड़ता है और कहता है, अरे ओ गीता, क्या हुआ तुझे? क्यों कर रही है ऐसा? बोल। राजा बड़ी जोर से बोलता है। गीता के पीछे उसके परिवार वाले भी दौड़कर आते हैं। सब हाफ रहे होते हैं। सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई होती है। वहां गीता भी झपटे से गिर जाती है। गीता के बिखरे हुए बाल, मैला कुचला शरीर, रंग सांवला, सदमे से पागल हुई लड़की है। राजा फिर से दोहराता है, क्या हुआ? बोल। इस बार और भी जोर से चिल्लाता है। गीता सहम जाती है और रोने लगती है। गीता के परिवार में से उसका भाई आगे आता है। राजा के आगे हाथ जोड़ता है। माफ कर दो राजा भैया, आप तो जानते हो कि यह पगलेट है, गलती हो गई इससे, माफ कर दो। गीता सब देख रही होती है। वह अब भी भव्य और परी को गुस्से से देख रही होती है और उनकी तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है।
गीता के बाकी घर वालों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ होता है। क्या शंकर भाई, तुम तो माफी मांग रहे हो और इसे देखो कैसे गुस्से से देख रही है, राजा गीता के भैया से कहता है। भव्य कहता है कि रहने दो राजा, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो। इतना कहने पर गीता को उसके परिवार वाले लेकर जाने लगते हैं और भव्य, परी और राजा भी निकल जाते हैं सरपंच जी के घर की ओर। भव्य और परी जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, वह गांव के घरों को देखते ही रह जाते हैं। इतने सुंदर घर। भव्य कहता है, देखो परी, हाँ भव्य, कितनी अच्छी कलाकारी हुई है, कुछ अलग है, खास है। भव्य राजा से पूछता है, राजा यह इतनी सुंदर कलाकारी किन कारीगरों ने की है, कोई खास है क्या? पर सब घरों में दाहिने हाथ की ओर यह निशान कैसा है? यह एक ही तरह का निशान है, कुछ खास है क्या? राजा भव्य से कहता है कि यह हमारी परंपरा है, बचपन से ही देखा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है और गांव के लोग ही अपने घरों को खुद बनाते हैं। भव्य और परी दोनों गांव के घरों को देखकर हैरान रह जाते हैं। गांव वालों की कारीगरी पर भी हैरान होते हैं। परी को भी वो निशान देखकर कुछ याद आता है। वह भव्य से कहती है कि भव्य, यह निशान कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ परी, कब से मैं भी यही सोच रहा था। दोनों को एक साथ याद आता है, अरे यह निशान तो उस बक्से पर बने निशान जैसा है। परी तभी अपने सिर पर हाथ रखती है। भव्य, फिर से गलती हो गई। माँ ने जो बक्सा दिया था वह गाड़ी में ही छूट गया है, उसे लेकर आना होगा। राजा पूछता है कि क्या हुआ? तब भव्य कहता है कि माँ ने एक बक्सा दिया था और कहा था कि अपने पास ही रखना, वह गाड़ी में ही छूट गया है, उसे लेकर आना होगा। भव्य कहता है कि परी, तुम राजा भैया के पास रुको, मैं लेकर आता हूँ। परी कहती है कि ठीक है भव्य, जल्दी आना। भव्य फिर से लौटता है अपनी गाड़ी की ओर। भव्य गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस बक्से को निकालने के लिए झुकता है। तभी पीछे से कोई भव्य को पकड़ता है। भव्य डर कर पीछे देखता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। गीता तुम? भव्य के मुंह से निकलता है, छोड़ो मुझे। गीता कहती है कि तुमने गलती की है। क्यों की गलती? सबको भुगतना पड़ेगा, बोलो क्यों की गलती? भव्य पूरी कोशिश करता है गीता से अपने आप को छुड़वाने की, पर गीता में इतनी ताकत होती है कि भव्य नहीं छुड़वा पाता अपने आप को। तभी गीता का भाई शंकर आ जाता है, गीता के गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है। क्यों आई वापस तू यहाँ? क्यों परेशान कर रही है साहब को? चल घर तू, छोड़ भाई मुझे। गीता कहती है, गलती की है भाई इसने। क्यों की गलती भाई इसने? अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा गीता, तू चल, सब ठीक होगा। गीता का भाई शंकर उसे लेकर जाता है। तब भव्य देखता है कि गीता के हाथ पर एक निशान होता है। उस निशान को देखकर भव्य परेशान हो जाता है। जब शंकर गीता को लेकर जा रहा होता है तो भव्य को गीता के हाथ पर एक निशान दिखाई देता है। वह हैरान रह जाता है कि यह निशान। भव्य शंकर को आवाज देता है, शंकर भाई रुको। शंकर नहीं सुनता। भव्य फिर से शंकर को पुकारता है। शंकर अनसुना कर निकलना चाहता है। भव्य भागकर शंकर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। शंकर भैया, कब से आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप हैं कि चले जा रहे हैं। शंकर ने गीता का हाथ पकड़ा होता है। वह भव्य से कहता है कि जाने दो साहब, नहीं तो यह फिर से बखेड़ा कर देगी। शंकर गीता के लिए कहता है। गीता गुस्से से भव्य को देख रही होती है। शंकर, मुझे गीता के बारे में जानना है, इसे क्या हुआ है? क्या करोगे साहब जानकर? पगलेट है, यह तो इसका रोज का काम है। कोई भी गांव में नया आता है तो उसको जाकर यही सब बोलती है। हर समय बस यही बोलती रहती है कि इसने गलती की है, इसने गलती की है। भव्य शंकर से पूछता है कि क्यों करती है गीता ऐसा? अगर यह बीमार है तो इसे दिखाओ डॉक्टर को। सब दिखाया है साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसे गहरा सदमा लगा है। भव्य कहता है कि शंकर भाई, गीता के हाथ पर एक निशान है, ऐसा ही निशान यहाँ के सब घरों में दाहिनी ओर बना है। इसका क्या राज है? जाने दो साहब, नहीं तो हमें देरी हो जाएगी, हमें काम पर भी जाना है, सुबह सुबह का वक्त है। वैसे भी इसने तो हमारा सारा धंधा ही चौपट करवा दिया है। तभी राजा आ जाता है, दूर से ही भव्य को हाथ से इशारा करता है। क्या हुआ भव्य भैया? भव्य उसे इशारा करता है कि आ रहा हूं, रुको। भव्य फिर से शंकर को कहता है कि बताओ तो शंकर भैया,
पर शंकर जल्दी से गीता को लेकर वहां से निकल जाता है। भव्य गाड़ी की तरफ जाता है और माँ का दिया हुआ बक्सा निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। राजा के पास जाता है और कहता है, चलो राजा भैया। राजा भव्य को परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ भव्य भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? उस पगलेट गीता ने या उसके भाई ने कुछ कहा क्या आपसे? आप बताइए मुझे, मैं बता कर आता हूं अभी। नहीं नहीं राजा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वह दोनों परी के पास पहुंचते हैं। नहीं नहीं राजा भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वह दोनों परी के पास पहुंचते हैं। परी आगे ही रुकी होती है जहां एक छोटा सा कच्चा घर बना होता है। वह बड़े ध्यान से उस घर पर की गई कलाकारी को देख रही होती है। राजा और भव्य की आवाज आती है तो परी चौंक जाती है। क्या हुआ परी, क्या देख रही हो? भव्य परी से पूछता है। कुछ नहीं भव्य, यह घर देखो, इसमें की गई कलाकारी अलग है। राजा बीच में ही बोलता है कि तभी तो यह घर खाली है। इस घर के मालिक ने हम सब गांव वालों की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से काम करवाया। कभी खुश नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। बाहर शहर से पढ़कर आया था किशन, इस घर का लाडला बेटा था। अपना ध्यान देने लगा कि कहा कि परंपरा, मैं नहीं मानता कुछ। सब गांव वालों ने बड़ा समझाया कि किशन पुरखों की परंपरा है, रहने दे बदलाव, पर नहीं माना। अपने मन की करने लगा, घर बनवाया अपनी मर्जी से, सब कुछ अलग बनाया। और तो और शादी के वक्त भी अपनी चलाई। हवेली वाले मंदिर में दर्शन शादी से पहले करने थे, वह भी करने नहीं गया। धीरे धीरे सब खत्म हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। राजा भव्य और परी तीनों बातें करते करते सरपंच जी के यहाँ कब पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। राजा कहता है कि सरपंच जी का घर आ गया है भव्य भैया। राजा दरवाजा बजाता है और सरपंच जी को आवाज देता है। सरपंच जी के घर से उनकी पत्नी आती है और भव्य परी राजा तीनों को अंदर बैठाकर चली जाती है। सरपंच जी आते हैं तो तीनों ही उन्हें प्रणाम करते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि भव्य बेटा, आपकी माँ का फोन आया था, बड़ी भूल हो गई है आपसे। आपको हवेली वाले मंदिर के दर्शन शादी से पहले करने थे, पर कोई नहीं, जब से आपकी माँ का फोन आया था उसके बाद से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। आप पर आने वाली विपत्ति को टालने की पूरी कोशिश की है बेटा, पर अब सब तुम्हें ही करना होगा। सरपंच जी उठकर जाते हैं और एक किताब लेकर आते हैं। यह क्या है सरपंच जी, क्या लिखा है इसमें? भव्य सरपंच जी से पूछता है। सरपंच जी लाल कपड़े में लिपटी किताब को भव्य को देते हैं और कहते हैं कि हाथ में लो इसे बेटा। भव्य किताब को उठाता है, बड़ी बेचैनी होती है उसे, घबराहट होने लगती है भव्य को। परी कहती है कि तुम ठीक हो ना भव्य, क्या हो रहा है तुम्हें भव्य? भव्य को नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे क्या हो रहा है। अचानक से भव्य के हाथ कांपने लगते हैं। परी भव्य को सहारा देने के लिए आगे बढ़ती है तो सरपंच जी रोक देते हैं। रुको बेटा, हाथ मत लगाओ भव्य को, दूर रहो इससे। क्या, क्यों दूर रहूं मैं? बोलिए सरपंच जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरपंच जी अब कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हाथ से परी को दूर रहने का इशारा करते हैं और परी बस सरपंच जी को देखकर हैरान रह जाती है। सरपंच जी परी को हाथ से इशारा करते हैं भव्य से दूर रहने के लिए। परी रुक जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। सरपंच जी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। 3 साधारण से नजर आने वाले साधु पुरुष, एकदम सफेद वस्त्र, मस्तक पर चंदन का टीका, मुखमंडल पर अपार तेज लेकर घर में प्रवेश करते हैं। उन तीनों के पास एक एक गठरी होती है। सरपंच जी उन्हें आदर पूर्वक अंदर लेकर आते हैं। भव्य अभी बेहोश हो जाता है। परी और राजा भी उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं। सरपंच जी परी को बताते हैं कि भव्य के जीवन की डोर अब इनके हाथों में ही है। परी कहती है कि आप यह क्या कह रहे हैं सरपंच जी, क्या हुआ है भव्य को, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सरपंच जी परी को बताते हैं कि भव्य बेहोश नहीं हुआ है, उससे जो गलती हुई है वह उसकी सजा भुगतने के लिए गया है। गलती तो हुई है सरपंच जी, पर गलती की सजा भुगतने के लिए भव्य कहाँ गया है? परेशान परी सरपंच जी से विनती करके पूछती है। आप सब विस्तार से बताइए सरपंच जी। परी बेटा, भव्य के हाथ में जो किताब देख रही हो वह कोई मामूली किताब नहीं है, वह भव्य के पुरखों से जुड़ी हुई जादुई किताब है। हमारे गांव में परंपरा है कि यह किताब सरपंच के घर ही रहती है, क्योंकि भव्य के परिवार वाले शहर चले गए थे।
परी कहती है कि अगर यह भव्य के पुरखों की किताब है तो यह भव्य के परिवार वालों के पास क्यों नहीं है। सरपंच जी बताते हैं कि यह किताब इस गांव से बाहर नहीं जा सकती है। जब तक भव्य के पूर्वजों ने यहाँ निवास किया यह किताब उन्हीं के पास थी। यह किताब किसी गलत हाथ में ना जाए इसलिए यह प्रथा बना दी गई कि इस गांव का मुखिया प्रधान जो होगा वही इसे संभाल कर रखेगा। सबसे पहले यह किताब हवेली के मंत्री के पास थी। भव्य के पूर्वज इस गांव के राजा महाराजा थे। क्या राजा महाराजा, परी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। जब तक सरपंच जी परी को बताते हैं यह सब तब तक वह तीनों साधु पुरुष अपनी अपनी गठरी खोलकर बैठ जाते हैं। गठरी में जो भी सामान होता है वह उनको अपने चारों तरफ लगा लेते हैं और अब वह मंत्र पढ़ने शुरू हो जाते हैं। सरपंच जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो परी, भव्य और कहीं नहीं इस जादुई किताब में कैद है, क्योंकि भव्य से गलती हुई कि उसने शादी से पहले हवेली वाले मंदिर के दर्शन नहीं किए तो वह वापस से कुछ समय पीछे चला गया है। वहां पर वह तब तक सुरक्षित है जब तक उसके पास वह जादुई बक्सा है। तुम दोनों को रास्ते में कई भ्रम हुए होंगे। परी कहती है कि हाँ सरपंच जी, कई भ्रम हुए। सरपंच जी कहते हैं कि हमारे गांव में जो किसान था उससे भी यही गलती हुई थी तो उसे भी कई भ्रम हुए पर वह कुछ नहीं कर सका। उसे जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। हाँ, राजा भैया ने हमें किशन के बारे में बताया था, परी कहती है। सरपंच जी कहते हैं कि वैसे भी यह किताब वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास वह जादुई बक्सा है। अभी 24 घंटे के लिए इस किताब का दरवाजा खुला है। मंत्र पढ़ रहे साधु पुरुष इशारे से सरपंच जी को कुछ समझाते हैं। सरपंच जी कुछ सामान डालकर एक गठरी बनाकर परी को दे देते हैं। लो परी बेटा, यह सामान अपने पास रखो। सरपंच जी, आपने यह सामान मुझे क्यों दिया है? मुझे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है? थोड़ी देर में हम तुम्हें इस किताब में भेज देंगे, सरपंच जी परी को कहते हैं। तो परी चौंक जाती है, क्योंकि तुमने भव्य के साथ फेरे लिए हैं। तुम उसकी अर्धांगी हो, यानी कि उसका आधा अंग, तो तुम ही जाकर उसकी मदद करोगी। ध्यान रहे परी, भव्य कुछ समय पीछे गया है। यह किताब पुराने समय की है। भव्य को वहां कुछ याद नहीं होगा। यहाँ जब 1 घंटा खत्म होगा तो वहां पूरा एक दिन। भव्य को वहां बड़ी तकलीफ होगी। तुमको वहां जाकर होनी अनहोनी को टालने की कोशिश करनी होगी। वहां पर भव्य को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो और भव्य खुद कौन है। वह जादुई बक्सा बस उसके पास रहना चाहिए। तुम इस बात का ख्याल रखना। तीनों साधु पुरुष अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर देते हैं। राजा को इशारा करते हैं अपने पास आने का। राजा तुरंत उन तीनों के पास जाकर बैठ जाता है। वह चारों जन अब एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठ जाते हैं। परी को भी भव्य के पास बैठ जाने का इशारा करते हैं। परी तुरंत भव्य के पास जाकर बैठ जाती है। राजा और परी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मंत्रों की आवाज और तेज गूंजने लगती है। सरपंच जी भी अब बैठ जाते हैं। धीरे धीरे परी को एहसास होता है कि वह कहीं तेज रफ्तार में चली जा रही है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सब तरफ रेगिस्तान है। वह अभी भी चली जा रही है। परी का कंठ सूखने लगता है। उसे अब पानी की जरूरत महसूस होती है। वह इधर उधर देखती है। उसे दूर कहीं शोर सुनाई देता है। परी अभी भी चली जा रही है। परी की नजर अचानक ही अपने कपड़ों पर जाती है। उसके कपड़े पुराने समय के कपड़ों की तरह होते हैं। उसके हाथ में बड़े बड़े कंगन होते हैं। पैरों में भारी भारी पायल होती है। परी ने बड़ा ही भारी लहंगा और चुन्नी पहन रखी होती है। परी अपने आप को देखती हुई चलती जाती है। वह शोर वाली जगह पहुंच जाती है। वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी होती है। वह भीड़ को चीरते हुए आगे जाती है तो वहां का नजारा देख परी के होश उड़ जाते हैं। लोग वहां बेरहमी से किसी को मार रहे होते हैं। परी देखने की कोशिश करती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। परी फिर से कोशिश करती है। इस बार वह लोगों को हटाकर आगे आने की कोशिश करती है। हटो हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? इस बार सब परी की आवाज सुनकर डर जाते हैं। सब परी को देखकर शांत हो जाते हैं। सारी भीड़ एक तरफ हो जाती है। सब अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। परी को बड़ा अजीब लगता है।
वहां दूसरी ओर जो मार खा रहा होता है, परी उसे देखने की कोशिश करती है, पर वह उल्टा पड़ा होता है। परी उसे नहीं देख पाती है। तभी भीड़ से एक जन बाहर आता है और परी को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम राजकुमारी सा, आप यहाँ पर कैसे? आपको यहाँ आना शोभा नहीं देता है। हम सब है ना, हुक्म करो। परी सक पका जाती है, फिर तुरंत ही समझ जाती है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि मुझे कुछ पता नहीं है। परी अपने आप को संभालती है और कहती है कि हाँ वो सब ठीक है, मुझे बड़ी प्यास लगी थी इसलिए यहाँ तक आ गई। तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? कौन है ये? वहां उपस्थित एक जन बोलता है, क्या कह रही हो राजकुमारी सा? आपने ही तो कहा था इसे सबक सिखाने के लिए। परी के मुंह से निकलता है, क्या मैंने कहा था? परी फिर से शांत होने की कोशिश करती है। अच्छा हाँ, कहा था। परी कुछ सोचती है, फिर कहती है कि इसने सीखा सबक, अकल ठिकाने आई इसकी। पीछे से आवाज आती है, भाई साहब आप यहाँ? परी पीछे मुड़कर देखती है। एक ऊंची कद काठी वाला आदमी बड़े ही रोब से चला आ रहा था। परी के कानों में आवाज आती है कि अरे राजकुमार सा पधार रहे हैं। परी तुरंत ही समझ जाती है कि वह कौन हो सकता है। देखो भाई साहब, आपने कहा था कि उसे सबक सिखाना है। अब तो वह अच्छी तरह से समझ चुका होगा कि राजघराने के परिवार वालों को मना करने का नतीजा क्या होता है। कैसे मना किया उसने हमारी बाईसा को वह छोटा सा बक्सा देने से। लेकर आ शेखर वो बक्सा उससे। परी चुपचाप खड़ी होती है, उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। परी देखती है कि वह शेखर नाम का आदमी जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उस नीचे अधमरी अवस्था में पड़े आदमी से वह बक्सा छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही शेखर वह बक्सा अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, नीचे गिरा हुआ वह आदमी कहराता है और अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करता है, पर वह नाकाम रहता है। शेखर कामयाब होता है, उससे वह बक्सा छीनने में। नीचे पड़ा आदमी बुरी तरह से रोता है, जैसे उसकी आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे हो। दे दो मुझे मेरा बक्सा, वापस दे दो, माँ की निशानी है वह आदमी रोते ही जा रहा होता है। परी देखती है उस आदमी को तो उसकी आंखों को यकीन नहीं होता है कि वह और कोई नहीं भव्य ही होता है। परी के मुंह से आह निकलती है, भव्य? ये तो भव्य है। पर परी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। शेखर परी के पास आता है और परी के सामने वह बक्सा लाकर रख देता है। परी को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। परी सोचती है कि मैं तो यहाँ भव्य की मदद के लिए आई थी, पर यहाँ तो मैं ही भव्य की दुश्मन बनी हुई हूँ। परी के मुंह से अचानक ही निकलता है, ले जाओ इस बक्से को यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे। राजकुमार आगे बढ़कर उस बक्से को उठाता है और कहता है कि क्या कर रही हो बाई साहब? कल तक तो आप किस कदर बेचैन थी इस बक्से को पाने के लिए, अब क्या हो गया है आपको? परी जवाब देती है, इस तरह एक निहत्थे आदमी पर वार कर आप कैसे कुछ ले सकते हो? मुझे इस तरह यह बक्सा नहीं चाहिए था। तो कैसे चाहिए भाई साहब? राजकुमार कहता है, मुकाबला, मुकाबला होना चाहिए। परी कहती है, क्या मुकाबला और किससे? इससे? राजकुमार नीचे पड़े हुए आदमी की ओर हाथ कर कर इशारा करता है, हाँ इससे भाई साहब। राजकुमार शेखर से कहते हैं, अरे ओ शेखर जा, उसको लेकर आ यहाँ, मुकाबला करना है, भाई साहब का हुक्म है। ऐसे नहीं भाई साहब, इस बेचारे की हालत नहीं है अभी, हम इसको एक मौका देते हैं अपनी तरफ से तैयारी करने की। अचानक ही खड़ी भीड़ में बातचीत होने लगती है। अब बेचारा लग रहा है, पहले तो मारने पर आतुर थी, अब दया दिखा रही है। पता नहीं क्या होगा अब इस अनाथ बेचारे का। सारा घर तो तोड़ दिया, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा बेचारा भागीरथ। शेखर चिल्लाता है, ए चुप करो तुम सब, ये क्या बोल रहे हो? जानते नहीं हो तुम क्या और किसके लिए बोल रहे हो? भीड़ शेखर की एक धाड़ से शांत हो जाती है। परी इस मौके का फायदा उठाती है और वहां ऐलान कर देती है कि मुकाबला होने तक भागीरथ की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। मुकाबला आज से 5 दिवस के बाद होगा। राजकुमार और बाकी सब वहां मौजूद हर एक शख्स को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि राजकुमारी ऐसा कैसे बोल रही हैं। ये तो राजकुमारी नहीं, कोई और ही है। पर राजकुमार परी के पास आता है और कहता है कि जो हुक्म बाईसा।
माँ बापूजी के जाने के बाद आप ही ने राजपाट संभाला है, हमें आपका हर आदेश मंजूर है। राजकुमार शेखर से कहते हैं कि यह बक्सा भागीरथ को दो और उसे राजकुमारी सा का आदेश सुनाकर हवेली लेकर आओ। अब भीड़ में बड़ी व्याकुलता होती है राजकुमारी का नया रूप देखकर। क्या हुआ है राजकुमारी को? चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अब कुछ भला होगा हमारा। राजकुमार और परी निकल जाते हैं वहां से। परी जाते हुए जब पलटती है और भव्य को देखती है तो उसके मुखमंडल पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। परी पहले से ही हवेली पहुंच जाती है राजकुमार के साथ। परी हवेली पहुंचने के बाद बेसब्री से भव्य का इंतजार करने लगती है। राजकुमार परेशान परी को देखकर पूछता है, क्या हुआ है भाई साहब, आप परेशान नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं भाई साहब, परी कहती है। भाई साहब आप कुछ बदली बदली नजर आती हैं, पहले तो कभी आप ऐसे नहीं थी, क्या हुआ है आपको? माँ पिताजी के जाने के बाद आपने ही सब कुछ संभाला है, पर कभी इतना परेशान नहीं देखा आपको। उस भागीरथ को एक मौका और देने की क्या जरूरत थी? उस बक्से के लिए पहले तो उसकी सारी दुनिया ही उजाड़ दी हमने। वो चमकीला बक्सा और उसके राज सिर्फ आपको ही पता है। क्या राज है उस बक्से के भाई साहब, बताइए ना। पर यह सब सुनकर सोच में डूब जाती है कि वह इन सब बातों का क्या जवाब दे। उसे तो खुद ही नहीं पता बक्से का राज क्या है। परी सोचकर बोलने की कोशिश करती है। तभी शेखर भागीरथ को लेकर आ जाता है। परी भव्य को देखकर खुश हो जाती है। परी के चेहरे पर मुस्कान देखकर राजकुमार और शेखर दोनों अचंभित होते हैं। शेखर कहता है कि हुकुम राजकुमारी साहब, आपके कहने पर इसे हम ले आए हैं। अब क्या करना है आप बताइए, इसे कहाँ ठहराना है? राजकुमार शेखर को उसकी बात का जवाब देता है। पूछने की क्या जरूरत है शेखर, इसे वहीं लेकर जाओ जहां सब नौकर रहते हैं, ये वहीं रहेगा। परी के मुंह से तुरंत ही निकल जाता है, नहीं, ये नौकरों वाली जगह पर नहीं रहेंगे। शेखर भव्य को लेकर खड़ा होता है। शेखर ने एक हाथ से भव्य को पकड़ा हुआ होता है। भव्य की हालत इतनी खराब होती है कि वह बेहोश सा होता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। परी ये ऐलान करने को कहती है कि इनकी ये हालत हमारी वजह से हुई है, इनकी रहने की व्यवस्था अच्छे से की जाए और इनकी देखभाल में कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। सब अचंभित। राजकुमारी का आदेश सुनकर परी का अगला आदेश, मुकाबला कल शाम को होगा। परी कहती है कि इस मुकाबले से हमारी आन बान और शान सब जुड़ी हुई है। यह मुकाबला भागीरथ जी और इस हवेली के राजकुमार हमारे भाई साहब के बीच होगा। यह मुकाबला आर और पार का होगा। इस मुकाबले में जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब आश्चर्यचकित होकर अपनी राजकुमारी के आदेश को सुन रहे थे। राजकुमार ये आदेश सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि यह मुकाबला वह आसानी से जीत जाएंगे। कहाँ भागीरथ, कहाँ मैं। राजकुमार यह सोचकर मुस्कुराता है। कमजोरी से बेहाल भव्य भी यह सब सुन रहा होता है। उसे भी कहीं ना कहीं यकीन होता है कि जो वह चाहता है उसे वह जरूर मिलेगा, वह जरूर जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ सरपंच जी और साधु पुरुष अभी भी मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हैं। वहां 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। किताब की दुनिया में अब 1 दिन व्यतीत हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह भागीरथ बाहर मुकाबले की तैयारी कर रहा होता है। परी उसके पास आ जाती है। परी कहती है कि कैसी चल रही है तैयारी? जीतना है आपको, अपने बक्से को संभाल कर रखना। भागीरथ बीच में ही बोल उठता है, किस मिट्टी की बनी हो आप? आपको हुआ क्या है? कल तक आप मेरी जान के पीछे पड़ी थी उस बक्से के लिए। आपको पता है यह बक्सा मुझे कितना प्यारा है, हमारी खानदानी निशानी है। आज आप जहां खड़ी हैं वह जमीन हमारे पुरखों की थी, जिसे धोखे से आपके पिताजी ने हड़प ली। यह जमीन जायदाद राजघराना सब हमारा था और आपने। भागीरथ तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजकुमार आता है, वह सब सुन लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह भागीरथ पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी परी उसे रोक लेती है। छोड़ो मुझे भाई साहब, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको यह सब बोलने की? मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं भाई साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप चलिए यहाँ से, सारा फैसला मुकाबले से हो जाएगा। परी राजकुमार को वहां से ले जाती है। कुछ समय पश्चात
सारा गांव हवेली के बाहर स्थित मैदान में इकट्ठा हो जाता है। हवेली के बाहर स्थित मैदान में सारी व्यवस्था की जाती है। मुकाबला थोड़ी देर में होने ही वाला होता है। वहीं राजकुमार दूसरी ओर कुछ अलग ही करने की सोच रहा होता है। राजकुमार गुप्त रूप से ये योजना बना रहा होता है कि जिसकी खबर परी को भी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार को यह शक हो जाता है कि राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं है। वह उसका साथ नहीं देंगी, क्योंकि राजकुमार को अब किसी भी तरह से यह मुकाबला जीतना था। उसे पता था कि अगर वह बक्सा भागीरथ के पास रहा तो बाजी पलट भी सकती है। राजकुमार कहीं से भी अब खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह योजना बना रहा था उस बक्से को धोखे से हासिल करने की। पर परी को इसकी भनक लग जाती है। नहीं राजकुमार, यह सही नहीं कर रहे हैं आप, धोखा सही नहीं है। परी सब सुन लेती है और चिंतित हो जाती है। राजकुमार की योजना को कैसे नष्ट करना है, वह इसके बारे में सोचने लगती है। तभी परी छुप कर देखती है कि राजकुमार अपने लोगों को भेज देता है। राजकुमार कुछ सोचकर खुशी से मुस्कुराता है। परी घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकलकर उन लोगों का पीछा करती है। वह सब छुपकर वहां जाते हैं जहां पर भागीरथ ठहरा होता है। परी वहीं दूर से उन सबको देख रही होती है। वह प्रतीक्षा करती है कि वह अब क्या करेंगे। वह मन ही मन सोच लेती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। परी छुपकर सब देख रही होती है। अगला कदम क्या होगा उन लोगों का, यही सोच रही होती है। तभी उसका हाथ अचानक से उस थैले पर जाता है जो उसे सरपंच जी ने इस जादुई किताब में आने से पहले दिया था। परी ने अपने से अलग ही नहीं किया था उसे। परी उस थैले को खोलती है। उस थैले में एक छोटी सी थैली होती है और कुछ दिखाई नहीं देता परी को। ऐसे जब परी थैले को हिलाती है तो वह भारी होता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह थैला जादुई थैला है। जब जिस वस्तु की जरूरत होगी तब वही वस्तु दिखाई देगी। परी सोचती है कि इसका कैसे इस्तेमाल करें। परी उस थैली में हाथ डालकर देखती है। वह तो बहुत ही बड़ी होती है, बाहर से छोटी अंदर से बहुत बड़ी। परी तुरंत समझ जाती है कि आगे क्या करना है। परी धीरे धीरे उन लोगों के पास आ जाती है जो भव्य का बक्सा चुराने की फिराक में थे। पीछे से थैली उन सब के ऊपर डाल देती है। वह सब उस छोटी सी थैली में समा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैदान में सब धीरे धीरे बात करनी शुरू कर देते हैं कि राजकुमारी सा ने पहले कहा था कि मुकाबला 5 दिवस के बाद होगा, फिर अगले ही दिन मुकाबला क्यों रखा। धीरे धीरे भीड़ बेकाबू होने लगती है तो मंत्री उन्हें चेतावनी देकर रोकते हैं। अगर शांत नहीं हुए तो इसका सबको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसी तरह मंत्री सिपाही भीड़ को काबू में करते हैं। इतने विरोधी स्वर मैदान में गूंजते हैं तो इसकी भनक राजकुमार को लगती है। वह मैदान में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी भी उस छोटी सी थैली में उन लोगों को बंद कर अपने पास रख लेती है। परी भी अब मैदान में पहुंच जाती है। कुछ समय पश्चात भागीरथ भी वहां पहुंच जाता है। भागीरथ यहाँ? अचानक ही राजकुमारी के मुंह से निकलता है। भागीरथ यहाँ? अचानक ही राजकुमार के मुंह से निकलता है। राजकुमार इधर उधर देखता है। क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं? परी राजकुमार से पूछती है। कुछ नहीं भाई साहब। राजकुमार परी को देखकर चौंक जाता है और सकपकाकर उसे जवाब देता है। परी फिर से पूछती है, बताइए भाई साहब क्या हुआ है? इस बार परी थोड़ा जोर से बोलती है। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आता। वह बस परी को देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मैदान में मौजूद सभी जन परी और राजकुमार की बात सुन रहे होते हैं। परी फिर से चिल्लाती है, बोलो भाई साहब, आप भागीरथ को देखकर हैरान कैसे हुए? कुछ होने वाला था क्या उन्हें? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुझे क्या पता क्या होने वाला था। राजकुमार परी की बात का जवाब देता है। भागीरथ को कुछ समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। ठीक है भाई साहब, आप कुछ नहीं बताना चाहते तो परी सबके सामने ऐलान करती है कि राजकुमार और भागीरथ के बीच मुकाबला शुरू किया जाए। राजकुमार शंका के साथ मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। भागीरथ भी मैदान में मुकाबले वाली जगह पहुंच जाता है। भागीरथ अपने पास मौजूद बक्से को टटोलता है, अपने सिर पर बक्से का स्पर्श करता है और तैयार होता है मुकाबले के लिए। राजकुमार यह देख सहम जाता है।
राजकुमार को इस बक्से की ताकत का अंदाजा होता है। मुकाबला शुरू होता है। भागीरथ आगे बढ़ता है और राजकुमार को उठाकर पटक देता है। इतनी ताकत से गिराता है कि राजकुमार फिर उठ ही नहीं पाते हैं। राजकुमार खूब कोशिश करते हैं पर उठ ही नहीं पाते हैं। राजकुमार सोच रहे होते हैं कि वो लोग बक्सा क्यों नहीं ले पाए। राजकुमार की हार और भागीरथ की जीत तय हो जाती है। तभी परी खुश होकर आगे बढ़ती है तो वह छोटी सी थैली नीचे गिर जाती है। थैली से वह सब बाहर आ जाते हैं जिन्हें परी ने कैद किया था। उन लोगों को अचानक देख सबके होश उड़ जाते हैं। राजकुमार और भागीरथ भी उनको देखकर चौंक जाते हैं। उनको देखकर राजकुमार गुस्से से आग बबूला होकर उनकी तरफ बढ़ता है। कहाँ मर गए थे तुम सब के सब? बोलो, चुप क्यों हो? पता है तुम्हारी वजह से कितना अपमान हो गया है मेरा, कितना कुछ भुगतना पड़ा है मुझे। अचानक से राजकुमार को होश आता है कि वह यह सब क्या बोल गया सबके सामने। परी कहती है कि बोलो भाई साहब, पूरी बात सबको बताओ, चुप क्यों हो गए? मैं बताती हूँ सबको। भाई साहब ने भागीरथ को हराने के लिए धोखे से उसके पास मौजूद बक्से को हथियाने की कोशिश की थी, जिसमें उनका साथ इन लोगों ने दिया जो अभी थैली से बाहर निकल कर आए थे। इनको मैंने ही कैद किया था। यह मुकाबला न्याय करने के लिए रखा गया था, अन्याय करने के लिए नहीं। राजकुमार बीच में ही बोल उठते हैं, क्या कहा आपने भाई साहब? आपके मुंह से न्याय और अन्याय की बात शोभा नहीं देती है। चारों तरफ सब यही चर्चा करने लगते हैं कि राजकुमारी के अंदर इतना बदलाव कैसे संभव है। यह राजकुमारी है भी या नहीं? उन्होंने तो एक क्रूर राजकुमारी को ही देखा था। राजकुमार इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि राजकुमार इस मुकाबले को राजघराने पर अपनी सत्ता हासिल करने के लिए जीतना चाहते थे, पर उन्हें सब कुछ अपने हाथ से जाता नजर आता है। तो राजकुमार सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, यह राजकुमारी नहीं है, कोई बहरूपिया है। यह इस राजघराने को बर्बाद करने के लिए यहाँ आई है। देखो, इसके पास यह जादुई थैली भी है। यह जरूर जादू जानती है, सब बर्बाद कर देगी यह। मुझे तो लगता है कि यह भागीरथ भी इससे मिला हुआ है। पता नहीं इस राजघराने के असली राजकुमारी को कहाँ छुपा कर रखा है। भाई साहब, कहाँ हो आप? राजकुमारी, कहाँ हो आप? राजकुमार यह सब बोलकर दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगता है। सब जन उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, यह हमारी राजकुमारी नहीं है, पकड़ो इसे। सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। परी डर जाती है। सब लोगों को अपनी ओर आते देख परी भागीरथ को लेकर वहां से निकल जाती है। सब लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर परी और भागीरथ वहां से भागकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। परी और भागीरथ भागते भागते थक जाते हैं। परी भागीरथ को रुकने को बोलती है। वह दोनों एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद परी को वह थैला याद आ जाता है जो सरपंच जी ने परी को उस किताब में आने से पहले दिया था। वह उसमें हाथ डालती है। परी को उस थैली में जो मिलता है वह उसे बाहर निकाल कर रख देती है। वह दोनों देखते हैं कि एक छोटा सा दिखने वाला वाहन नीचे रखने के बाद बड़ा हो जाता है। वह दोनों उस वाहन में बैठ जाते हैं। रथ की तरह दिखने वाला वाहन बड़ी तेज रफ्तार से चलता है। शाम का वक्त हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। उन दोनों को समझ नहीं आता है कि यह वाहन उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। राजकुमारी सा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह सब क्या है? आप क्या चाहती हैं? मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद आप यह सब क्या कर रहे हैं? परी के मुंह से निकलता है, मुझे भी नहीं पता परी के मुंह से भव्य नाम निकलने ही वाला होता है। तभी परी फटाक से भागीरथ बोलती है, मुझे भी नहीं पता भागीरथ जी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी भागीरथ देखता है और चौंकता है। अरे अरे, यह वाहन तो हमें यहाँ लेकर आया है। भागीरथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खुशी से भागीरथ का चेहरा चमक उठता है। हवेली, मेरे पुरखों की हवेली। वाहन वहीं रुक जाता है। राजकुमारी साथ देखो, मेरे पुरखों की हवेली। भागीरथ परी से कहता है तो परी हैरान हो जाती है। परी कभी हवेली को कभी भागीरथ को देखती है। वह क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर यह वाहन हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? भागीरथ परी से कहता है, इस हवेली को वीरान हुए अरसा बीत गया। यहाँ तो आने की सख्त मनाही थी। आपके साथ जो हादसा हुआ बचपन में, इसके बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया था और आज आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं।
क्या चाहती हैं आप? बताइए मुझे। परी परेशान हो जाती है। भागीरथ के इतने सवालों का जवाब कैसे दे? उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। दोनों वाहन से उतरकर बाहर आ जाते हैं। परी हवेली को देखती है। कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी कलाकारी हुई है। परी हवेली में बनी कलाकारी को निहार रही होती है। तभी उसकी नजर हवेली के दाहिने ओर की गई कलाकारी पर जाती है। यह वैसी ही होती है जैसे कि गांव के हर घर में परी और भव्य ने देखी थी। परी हवेली की ओर जाने लगती है। भागीरथ भी उसके साथ हवेली की ओर चल पड़ता है। वह दोनों हवेली के बाहर खड़े होते हैं। परी आगे बढ़ती है और हवेली पर बनी कलाकारी को अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है। भागीरथ यह देखकर तुरंत चिल्लाता है, रुको राजकुमारी। परी पीछे देखती है कि वह क्या कह रहा है। तभी परी का पैर फिसलता है और परी का हाथ सीधे दाहिने ओर बनी कलाकारी पर जाता है। भागीरथ फिर चिल्लाता है, राजकुमारी साहब। तभी परी को जोर का झटका लगता है। झटका इतना जोर से लगता है कि परी उछलकर गिरती है। वहीं भागीरथ भी उसे अपनी पूरी ताकत से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। किसी तरह भागीरथ उसे पकड़ लेता है, पर परी बेहोश हो जाती है। भागीरथ पहली बार परी को इतने करीब से देखता है। कितना जाना पहचाना चेहरा है। इतने समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा। राजकुमारी सा को चोट लगी तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? भागीरथ यह सोच रहा होता है और साथ में परी को बेहोशी से उठाने की कोशिश भी कर रहा होता है। परी को होश आता है। आह! परी अपना सिर पकड़कर उठती है। आप ठीक हैं? भागीरथ परी से पूछता है। हाँ ठीक हूं मैं, परी जवाब देती है। क्या हुआ था मुझे? यह सब क्या था? मुझे अचानक से झटका कैसे लगा? भागीरथ परी को यह सब बोलते हुए देखकर हैरान रह जाता है। यह क्या कह रही हो आप? आपको तो सब पता है, फिर भी आप यह सब क्यों पूछ रही है? आपको हवेली के पास नहीं जाना है। आपके साथ जो बचपन में हादसा हुआ वह भूल गई क्या आप? अगर आप हवेली के पास गई तो आपकी जान भी जा सकती है। यह सब भूल गई क्या आप? परी को कुछ नहीं सूझता। वह तुरंत कहती है, सब याद है मुझे, सब याद है। तो क्यों गई आप हवेली के पास? हवेली के पास गई तो कुछ नहीं, हवेली को छूने की कोशिश भी की आपने। याद नहीं है क्या? इस हवेली को सिर्फ उसके असली हकदार ही छू सकते हैं। आपके पिताजी ने जो इस हवेली को हड़पने के लिए साजिश की थी, उसका अंजाम कितना बुरा हुआ था शायद आपको वह भी याद नहीं होगा। मेरे पूरे परिवार को उन्होंने जिंदा जला दिया था। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने तबाह हो गया था। नहीं भूला हूं मैं यह सब। अंतिम समय में मेरी माँ के मुख से जो आपके परिवार के लिए श्राप निकला, उसका नतीजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। आपका पूरा परिवार तबाह हो गया, खत्म हो गया। आप और आपके भाई साहब बेकसूर थे, नादान थे, तो बच गए। यह सब याद है या नहीं? हाँ हाँ सब याद है, परी कहती है। कुछ नहीं भूली हूं मैं, परी हड़बड़ाते हुए जवाब देती है। याद है तो क्यों उस पवित्र निशान को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ी थी आप? मैंने रोका भी आपको, पर आपको सुनना नहीं था। भागीरथ गुस्से से परी से यह सब कहता है। परी बात को पलटने के लिए कहती है कि मैं तो बस दूर से ही यह सब देख रही थी। इस हवेली के द्वार को कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। यह कैसे खुलेगा? कोई जगह नहीं दिख रही है जहां से यह खुले। भागीरथ हंसता है परी के सवाल पर। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? आप सब कुछ भूल गई हैं, भागीरथ परी से कहता है। यह द्वार मेरे अलावा कोई और नहीं खोल सकता, क्योंकि इस हवेली का इकलौता वारिस मैं हूं। यह देखिए, इस द्वार को मैं कैसे खोलता हूं। परी भागीरथ को द्वार खोलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। सच में आपके अलावा कोई और इस द्वार को खोल ही नहीं सकता था। परी के मुख से यह शब्द निकलते हैं। भागीरथ हवेली का द्वार खोलता है तो परी देखकर हैरान रह जाती है। भागीरथ दाहिनी ओर बने निशान पर अपना हाथ रखता है। उसके निशान पर हाथ रखते ही हवेली का द्वार अपने आप खुल जाता है। परी हवेली से काफी दूर खड़ी होती है, पर वह सब देख पा रही होती है। हवेली का द्वार खुलते ही एक तेज स्वर परी को सुनाई देता है, एक लोरी की आवाज। भागीरथ द्वार खोलता है तो उसको एक लोरी की आवाज सुनाई देती है। भागीरथ बड़ा खुश होता है। माँ कहाँ हो आप? भागीरथ यह बोलते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। परी को भागीरथ अब दिखाई नहीं देता है। भागीरथ हवेली में जाता है।
वहां अब उसे कोई भी लोरी की आवाज सुनाई नहीं देती है। भागीरथ फिर भी पुकारता है, माँ, माँ आप कहाँ हो? एक तेज रोशनी के साथ भागीरथ को एक आवाज सुनाई देती है, पुत्र भागीरथ, कई बरसों से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इस रोशनी के साथ जाओ, वहां तुम्हें हमारी कुल देवी के दर्शन करने हैं। भागीरथ रोशनी के साथ जाता है। वहां एक मंदिर होता है, कुल देवी का मंदिर। बंद हवेली में भी चमचमाता हुआ रोशनी से तरबतर मंदिर। भागीरथ नतमस्तक होकर कुल देवी के दर्शन करता है। जैसे ही भागीरथ कुल देवी के दर्शन करके उठता है, उसे सब याद आ जाता है। भागीरथ ही भव्य है, वह तो भव्य है। बाहर जो राजकुमारी है वह परी है। उसने जो हवेली के मंदिर के दर्शन शादी से पहले नहीं किए, वह मंदिर कुल देवी का था। तभी भागीरथ को फिर से उसकी मां का स्वर सुनाई देता है, पुत्र भागीरथ, कुल देवी के दर्शन करने से तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। यह राजपाट सब तुम्हारा होगा। अपने नए जीवन की शुरुआत में तुमने अकेले ही इस मंदिर के दर्शन किए हैं, तो आज से इस खानदान की यही प्रथा होगी। इस कुल के आने वाले पीढ़ियों के वंशज शादी से पहले ही इस हवेली के मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसा करने पर ही उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत होगा। भागीरथ को सब समझ आ जाता है। उसे यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए ही सरपंच जी ने तथा उन साधु पुरुषों ने भेजा है। सर्वप्रथम यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई, इसलिए मेरे दर्शन करना मान्य होगा। परी अभी भी बाहर ही खड़ी होती है। भागीरथ बाहर जाता है, परी को सब बताता है। वह परी से वापस चलने को कहता है, किताब की दुनिया से बाहर चलने को कहता है। परी कहती है कि पहले राजकुमार से बात करते हैं, यहाँ सब कैसे चलेगा। भागीरथ कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे आने से पहले भी सब चल रहा था, वैसे ही अपने आप चलेगा। अब भी हमारा काम हो गया है, हम इसलिए ही यहाँ आए थे। वहां पर उस किताब का द्वार भी 24 घंटे के लिए ही खुला है। अगर हम समय से नहीं पहुंचे तो वह भी बंद हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो आप, हमें चलना चाहिए, पर कैसे जाएं? परी कुछ देर सोचती है, फिर उसे कुछ याद आता है। वह जादुई थैले में फिर से हाथ डालती है, पर इस बार वहां उसे कुछ नहीं मिलता। अब दोनों को ही समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी जादुई बक्सा याद आता है। दोनों उस जादुई बक्से को पकड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और मन ही मन अपनी कुल देवी को याद करते हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है। परी और भव्य किताब की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। वहां पहले से ही सभी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन सबको एहसास हो जाता है कि वह दोनों आने वाले हैं। वहां भव्य के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। वह भी भव्य और परी का इंतजार कर रहे होते हैं। भव्य और परी को सही सलामत देख सब खुश होते हैं। भव्य और परी को धीरे धीरे होश आने लगता है। अब वह पूरी तरह से होश में आ जाते हैं। भव्य और परी अपने माता पिता को देखकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। भव्य अपने पिता को देखकर कहता है कि आप ठीक हो ना? आपको जेल से किसने छुड़वाया? बेटा, जिसने केस किया उसको अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने केस वापस ले लिया। वहां से छूटते ही मैं और तुम्हारी माँ सीधे यहाँ पर आ गए। सरपंच जी और उनके साथ वह साधु पुरुष अब अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते हैं। राजा भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वह साधु पुरुष कहते हैं कि अब हमारा काम खत्म हुआ। इन दोनों बच्चों को हवेली वाले मंदिर के दर्शन करवाने जरूर ले जाना। पहले भव्य दर्शन करें, फिर परी इस बात का ख्याल रखे। अब हम चलते हैं। सब उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हैं। भव्य, परी और माता पिता सरपंच जी को भी धन्यवाद अदा करते हैं और वहां से निकलकर हवेली वाले मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जाने से पहले उन्हें रास्ते में गीता मिलती है। इस बार वह भव्य और परी को देखकर मुस्कुराती है। भव्य और परी भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। वह दोनों गीता के पास जाते हैं। गीता अपने हाथ का निशान दिखाकर कहती है कि इस निशान के बारे में पूछा था ना तुमने? यह उन्हीं कुल देवी का निशान है जिसकी कृपा तुम दोनों को मिली है। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर के दर्शन के बाद भव्य और परी अब तैयार होते हैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं अपनों के साथ। अपनों के पास है उजियारा, वहीं पर चाहे दिन हो या रात। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं खत्म होती है।